हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी जनरेटर के लेक्चर नंबर 111 में डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशंस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम जरा, है ना। तो पहला टाइप जो आता है न्यूमेरिकल का वो आता है कि एक 6 पोल मशीन है। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया है, a 6 पोल मशीन हैज एन आर्मेचर विद 90 स्लॉट्स एंड 8 कंडक्टर्स पर स्लॉट, है ना, एंड रन्स एट 1000 आरपीएम। थोड़ा गलत लिखा गया, 1000 आरपीएम, है ना। देखिए ये दिया हुआ एक 6 पोल की मशीन है जिसके आर्मेचर में 90 स्लॉट्स हैं और 8 कंडक्टर्स हैं प्रत्येक स्लॉट में, और ये 1000 आरपीएम पर रन कर रही है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले न्यूमेरिकल को, सबसे पहले हम इसका डाटा देख लेते हैं कि गिवन डाटा हमारा क्या है। जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला है 6 पोल मशीन है, इसका मतलब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो सबसे पहले मैं गिवन डाटा में लिखूंगा कि P बराबर 6 और 6 पोल मशीन, यानी कि P इक्वल टू 6। फिर ये कहा गया कि इसके आर्मेचर में 90 स्लॉट है, हर स्लॉट में 8 कंडक्टर। इसका मतलब हम Z निकाल सकते हैं। Z का मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। वो कैसे कि चूंकि इसके आर्मेचर में 90 स्लॉट है और हर स्लॉट में 8 कंडक्टर हैं, तो इसका मतलब 90 इंटू 8, तो 720 टोटल इसमें कंडक्टर्स हैं। तो इसका मतलब कंडक्टर्स की टोटल संख्या में पता चल जाती है कि 720 कंडक्टर्स इसमें टोटल आर्मेचर में मौजूद हैं। फिर देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 1000 आरपीएम पे चूंकि ये जनरेटर चलता है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, स्पीड। स्पीड हमेशा आरपीएम में दी जाती है जनरली, तो 1000 आरपीएम इसकी स्पीड है। तो यहां पर हमने लिख लिया 1000 आरपीएम। फिर देखिए क्या दिया हुआ कि फ्लक्स पर पोल 0.05 वेबर है, यानी कि फ्लक्स पर पोल को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ईएमएफ इक्वेशन में बताया था, जिसने ईएमएफ इक्वेशन नहीं देखी तो पहले वो देखेंगे, तब ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। तो 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ फ्लक्स पर पोल, 0.05 वेबर। क्या पूछा गया, डेटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ वाइंडिंग इज लैप कनेक्टेड और वेव कनेक्टेड। तो ये पूछा गया इन्होंने कि ईएमएफ क्या होगा 2 केस में। फर्स्ट केस दिया गया है कि अगर वाइंडिंग लैप कनेक्टेड है, तो मैं बता दूं कि लैप कनेक्टेड के लिए अगर हम देखें फॉर लैप कनेक्टेड के केस में लैप कनेक्टेड, तो लैप कनेक्टेड में क्या होता है, लैप वाइंडिंग के लिए हमेशा याद रखो A बराबर होता है P, यानी कि P क्या है 6, तो A कितने होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 6 होंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं कि EMF का वैल्यू क्या होती है, तो EMF इक्वेशन होती है E बराबर P phi N अपॉन 60 इंटू Z अपॉन A। तो देखना जरा, P इक्वल टू क्या है 6, फाई इक्वल टू क्या है 0.05 इंटू N इक्वल टू क्या है 1000 अपॉन 60 इंटू Z कितना है 720 अपॉन A कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, क्योंकि लैप वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग के लिए अगर हम यहाँ कनेक्टेड के बजाय ऐसे लिख सकते हैं लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में अगर हम बात करते हैं तो लैप वाइंडिंग में A बराबर P होता है। क्या होता है A बराबर P, यानी कि 6 पोल के बराबर ही पैरेलल पाथ होते हैं, तो 6 लिख दिया यहाँ पर। तो अगर हम देखें 6 से 6 कैंसिल है, पॉइंट हटाएंगे तो हम जानते हैं पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 2 0 नीचे आ जाएंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे कैंसिल 12 आ जाएगा है, 12 5 जा 60 और इंटू 10 यानी कि 600 वोल्ट आ जाता। क्या आ जाता, 600 वोल्ट।
तो पहले केस में जब लैप कनेक्टेड आर्मेचर होगा यानी कि 600 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट केस इन्होंने क्या कहा हमारे से कि 4 वेव वाइंडिंग यानी कि वेव कनेक्टेड आर्मेचर है। तो सेकंड केस ले लेते हैं कि वेव वाइंडिंग के लिए क्या होगा। तो देखिए वेव वाइंडिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो वेव वाइंडिंग में ए बराबर जो होते हैं यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बराबर होते हैं हमेशा ऑलवेज 2। तो हमेशा 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं वेव वाइंडिंग में, है? चाहे पोल्स की संख्या कितनी हो, तो पोल से फ्री रहते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पोल की संख्या से कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा ही 2 होते हैं। तो इसका मतलब ईएमएफ अगर हम देखेंगे तो ई बराबर पी फाई एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर दोबारा। तो देखो P कितने हैं इस बार 6 ही हैं सेम, फाई कितना है 0.05 इंटू एन है 1000 अपॉन 60 इंटू जेड कितना है, जेड है आपके 720 अपॉन ए कितने इस बार पैरेलल पाथ 2, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने 2। पॉइंट हटाएंगे तो हम जानते हैं नीचे आ जाएगा 100 पॉइंट हटाने से। तो अगर हम देखते हैं देखो 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 36। तो 36 इंटू 5 कितना हो जाता, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 10 यानी कि 1800 वोल्ट आ जाता है ईएमएफ। ठीक है, तो हमेशा याद रखो लैप वाइंडिंग में हमेशा कम ईएमएफ जनरेट होता, हमने बताया भी था ना। बाकी लैप और वेव वाइंडिंग हम आगे बताएंगे भी आपको ऐसा क्यों होता। तो लैप वाइंडिंग में हमेशा 600 कम वोल्टेज जनरेट होती है, 600 होती है। देखो वेव वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो रही है, कितनी हो रही है 1800 वोल्ट। ठीक है, तो वेव वाइंडिंग हम जानते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग मानी जाती है वेव वाइंडिंग, जबकि लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग मानी जाती है, हाई करंट वाइंडिंग मानी जाती है। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल हो जाता हमारा, है ना। तो इसे आप जो है देख सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन अगर हम डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन पे देखें तो देखिए ये दिया गया है कि एट अ सर्टेन स्पीड एंड फ्लक्स वोल्टेज जनरेटेड बाय अ डीसी जनरेटर इज 230 वोल्ट, यानी कि एक निश्चित स्पीड और फ्लक्स पर वोल्टेज जो जनरेट करता है डीसी जनरेटर 230 वोल्ट है। फिर ये बोलते हैं कि यदि स्पीड को 20% इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए और इसके साथ ही फ्लक्स को 10% रिड्यूस कर दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगी। तो देखिए दो कंडीशन इन्होंने दी गई है ना। पहली कंडीशन में जो स्पीड है वो ज़्यादा रही होगी, दूसरी कंडीशन में कह रहे स्पीड को 20% बढ़ा दिया गया है ना। पहली कंडीशन में एक पर्टिकुलर फ्लक्स रहा होगा, सर्टेन फ्लक्स, दूसरी कंडीशन में 10% फ्लक्स कम कर दिया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं हम, ईएमएफ इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया था ईएमएफ इक्वेशन जो है वो क्या कहती है कि भाई E इज इक्वल टू पी फाई एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। तो देखिए ये हमने बताया था कि भाई यहां से P इज इक्वल टू होता नंबर ऑफ पोल्स, वो भी कांस्टेंट होता, N इज इक्वल टू जेड होता नंबर ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट होता, जबकि A इज इक्वल टू होता नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये भी कांस्टेंट होता, और 60 भी कांस्टेंट होता। इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू रह जाता फाई इंटू एन, क्योंकि अदर टर्म्स क्या रहते हैं कांस्टेंट। तो ये हमने बताया था। इस हिसाब से अगर हम देखें कि फर्स्ट कंडीशन में हमने बताया था कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन में ईएमएफ को E1 माने, फ्लक्स को φ1 माने, स्पीड को N1 माने, है ना, और सेकंड कंडीशन में हम ईएमएफ को E2 मान लें और फ्लक्स पर पोल को φ2 मान लें, स्पीड को N2 मान लें। तो एक ये भी हमने फॉर्मूला आपको बताया था, है ना, कि दो चीजें चेंज हो सकती हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर पोल और A पैरेलल पाथ 60, सब कांस्टेंट चीज है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बोला है
कि भाई इन्होंने कहा कि एक सर्टेन स्पीड और फ्लक्स पर वोल्टेज जो है 230 वोल्ट जनरेट होती है, यानी कि पहले केस में क्या वोल्टेज है, E1 की जगह तो हम रख देंगे 230 वोल्ट अपॉन E2। इन्होंने पूछा कि दूसरी कंडीशन में जबकि फ्लक्स को चेंज कर दिया गया है, स्पीड को चेंज कर दिया गया है, तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए φ1 की बात करें तो φ1 को तो हम φ1 ही रख दें पहली कंडीशन में कि पर्टिकुलर फ्लक्स है और पर्टिकुलर स्पीड है, इन्होंने बोला है। तो ये सब तो एक सर्टेन है फर्स्ट कंडीशन में। तो दूसरी कंडीशन में इन्होंने बोला है फ्लक्स को 10% घटा दिया जाए और स्पीड को 20% बढ़ा दिया जाए। तो फ्लक्स को क्या बोला, 10% घटा दिया जाए। 10% घटाने का मतलब फ्लक्स हो जाएगा 90%। देखो 10% फ्लक्स घटाने का मतलब क्या होगा, फ्लक्स 90% होगा, क्योंकि जो पहली कंडीशन में फ्लक्स रहा होगा वो 100% मान लेते हैं। तो इसका मतलब 10% घटाने से वो कितना हो जाता, 90% फ्लक्स। 90% फ्लक्स होगा, यानी कि φ2 जो होगा वो 90% होगा φ1 का। अब 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 90/100 है ऑफ φ1, इसका मतलब 0.9 φ1। इसका मतलब दूसरे केस में जो फ्लक्स होगा यानी कि φ2 होगा वो कितना होगा, 0.9 φ1, पहले के अपेक्षा 90%। ठीक है। फिर इसी तरह से इन्होंने बोला स्पीड को 20% इंक्रीज कर दिया जाता। तो स्पीड का मतलब जो N2 है वो 20% इंक्रीज करने का मतलब 120% कर दी जाती है। अगर पहली स्पीड को हम 100% मान ले तो दूसरी स्पीड क्या है, 20% ज्यादा। इसका मतलब 120% ऑफ N1, N1 का पहली स्पीड का 120%। इसका मतलब 120% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120/100 ऑफ N1, यानी कि 1.2 N1, यानी कि जो N2 है वो कितनी कर दी गई है, 1.2 गुना N1 का। इसका मतलब यहां N2 की जगह हम क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे 1.2 इंटू N1। अब देखिए ये इससे कट जाता, ये इससे कट जाता, इसका मतलब ये आ जाता E2 इजक्वल टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो E2 इजक्वल टू 0.9 इंटू 1.2 की गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08, है ना। क्यों, 12 इंटू 9 108 है, और पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, तो 1.08 इंटू 230। तो E2 क्या होगी नई स्पीड, पहली वोल्टेज तो थी 230 वोल्ट, दूसरी E2 जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, इससे 1.08 गुना। इसका मतलब 1.08 को अगर हम परसेंटेज में देखें तो 108%। कितना होगा, 108% ऑफ E1, पहली वाली स्पीड का 108%। 108% का मतलब पहले से स्पीड कितनी बढ़ जाती है, पहले 100% थी तो अब 8% बढ़ जाती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी, यानी कि 8% इंक्रीज्ड बाई 8%, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर हम, कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि 2 जनरेटर A एंड B यूज लैप एंड वेव वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली, है ना। बोथ जनरेटर हैव 6 पोल्स। तो ये पूछा रेशियो ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन A एंड B जनरेटर्स विल बी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको, कि हम जानते हैं कि भाई ईएमएफ इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो देखो हमने बताया था आपको कि ईएमएफ इक्वेशन जो होती है वो क्या बताती है, E इजक्वल टू P phi n अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। तो ये हमारी ईएमएफ इक्वेशन होती है। तो सबसे पहला केस हम देख रहे हैं, कह रहे कि जो जनरेटर ए है वो लैप वाइंडिंग यूज करता और बी जो है वो वेव वाइंडिंग यूज करता रेस्पेक्टिवली, क्रम से। इसका मतलब अगर हम जनरेटर ए के लिए बात करें, जनरेटर ए, तो देखो जनरेटर ए के लिए अगर हम बात करते हैं
तो जनरेटर ए में चूंकि लैप वाइंडिंग यूज की जा रही है, लैप वाइंडिंग में जो ए होते हैं यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो होते हैं पोल्स के बराबर। यानी कि पोल्स कितने इस क्वेश्चन में बताया गया 6। इसका मतलब पैरेलल पाथ भी कितने होंगे 6, है ना। बाकी इंफॉर्मेशन दोनों जनरेटर्स के लिए सेम है, सिर्फ अंतर किसका है, पैरेलल पाथ का। तो पैरेलल पाथ जो है वो ए जनरेटर में क्या होंगे, पोल्स की संख्या के इक्वल। तो इस हिसाब से अगर हम ए जनरेटर का ईएमएफ देखें, मान लिया ई ए मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ई ए इक्वल टू हो जाता पी का मतलब 6 पोल है, 5 N P 5 इंटू N अपॉन 60 इंटू Z अपॉन ए कितने हैं, वो भी 6 है। तो एक इक्वेशन तो ये हमारी बन जाती है। दूसरा कहा गया इन्होंने कि जनरेटर बी के केस में, जनरेटर बी के केस में वेव वाइंडिंग यूज की गई है। तो देखो डाटा और, क्योंकि और किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसका मतलब हम और सारी क्वांटिटी को सेम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब जनरेटर बी में सिर्फ अंतर क्या आ जाएगा, जनरेटर बी में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो होंगे ऑलवेज 2 होते हैं, क्योंकि वेव वाइंडिंग में हमेशा ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं। इसका मतलब अगर हम इसके लिए ईएमएफ देखें जनरेटर बी के लिए, तो मान ले ईबी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का मान क्या है, पी इक्वल टू है 6 पोल 5 इंटू एन, ये सब क्वांटिटी सेम ही है क्योंकि बताया नहीं गया इनमें कोई चेंज, इंटू जेड अपॉन ए की वैल्यू क्या है, पैरेलल पाथ जो है वो जनरेटर बी में चूंकि कौन सी वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता, तो ए की जगह 2 पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी 2। तो अगर हमसे पूछा गया जनरेटर ए और बी के ईएमएफ का रेशो क्या होगा, तो ई ए और ई बी का रेशो पूछा गया, तो ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन 6, और अपॉन अगर मैं ईबी की वैल्यू लिखूं तो ईबी की वैल्यू जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो गुणा में जाएंगे तो पलट जाएगा ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू एन इंटू जेड। तो यहां से अगर हम देखें तो z से z कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, n से n कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, और अगर हम देखें 2 3 जा 6, तो इसका मतलब ये आ जाता ई ए अपॉन ई बी इजक्वल टू 1:3। तो 1:3 आ जाता है ना। सिंपल से अगर हम इसको ऑप्शन से अगर देखें, हम इसका डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें ईएमएफ कम बनता, वेव वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा बनता। इसका मतलब एक तो कंफर्म बात यह है कि ऑप्शन जो होगा उसमें शुरू में रेशो कम होगा, बाद में ज़्यादा होगा। वेव वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ ज़्यादा बनता। दूसरी बात, चूंकि हम जानते हैं लैप वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल की संख्या के इक्वल होते हैं, और जबकि वेव वाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के हमेशा ही 2 ही जो आपके पैरेलल पाथ होते हैं। इसका मतलब लैप की अपेक्षा वेव में ज़्यादा बनेगा, और रेशो क्या रहेगा 2 और 6 का रहेगा, क्योंकि एक वाइंडिंग जो है वो कौन सी, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होते हैं पैरेलल पाथ, दूसरी वाइंडिंग यानी कि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 6 होते हैं। तो इसका मतलब 2 और 6 का रेशियो होगा, लेकिन चूंकि लैप वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ कम बनता, वेव वाइंडिंग में ज़्यादा बनता, इसका मतलब बाद वाला ईएमएफ ज़्यादा होगा, है ना, यानी कि बी जनरेटर का ईएमएफ जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो रेशियो पक्की बात है 1 और 3 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट भी थोड़ा सेंस लगा सकते हैं, है ना। अदरवाइज सोल्व हमने करके दिखा दिया आपको, या आप डायरेक्ट भी सेंस करके 1:3 आंसर दे सकते हैं। 3:1 कभी नहीं होगा, कारण यह है लैप वाइंडिंग की अपेक्षा हमेशा वेव वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा बनता है ना।
ये कंफर्म बात है कि रेशो 3 और 1 का ही होगा, क्योंकि 6 और 2 का ही रेशो आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कि इसमें दिया गया है कि एक 8 पोल 250 वोल्ट वेव वाउंड जनरेटर में 400 कंडक्टर्स हैं, है ना। ये कहते हैं यदि इस जनरेटर को जो है लैप वाउंड बनाया जाए, है ना, क्या बनाया जाए, लैप वाउंड। तो लैप वाउंड अगर इसे बनाया जाए तो इसमें कितने कंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इसका मतलब ये कहा गया कि अगर इसको वाइंडिंग को चेंज कर दिया जाए, वेव से लैप बना दिया जाए, तो फिर कितने कंडक्टर की आवश्यकता बनेगी सेम ईएमएफ जनरेट करने के लिए। इसका मतलब दोनों केस में ईएमएफ उतना ही बनाना चाहते हैं हम, लेकिन एक में वेव मेथड है, दूसरे में लैप वाउंड मेथड है, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम देखें कि ईएमएफ इक्वेशन हमने बताया था आपको, वो हमने डेराइव की पिछले लेक्चर में कि E = P/N अपॉन 60 इंटू Z/A। अब देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है कि भाई जो आपका P = दिया हुआ है 8 पोल, वोल्टेज जो दी हुई EMF 250 वोल्ट, इसके अलावा वेव वाउंड है, तो वेव वाउंड में A बराबर होता 2, फिर कंडक्टर की संख्या यानी कि Z दिया हुआ 400, और आपसे पूछा गया कि अगर इसे लैप वाउंड कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो पहले केस में तो ये कंडीशन है। तो देखिए अगर मैं पहले केस का EMF देखूं तो वो हो जाएगा EA = पहला केस का जो EMF है, चूंकि वेव वाइंडिंग है तो इसे EW कह देता हूं मैं, EW। तो वेव मेथड में अगर EMF देखें तो क्या हो जाएगा, P = 8, फाई की बात नहीं की गई, N की भी बात नहीं की गई, अपॉन 60 इंटू Z क्या है 400 अपॉन A क्या है 2, है। तो पहली इक्वेशन तो ये है। और चूंकि जो EMF है वो चाहे लैप हो चाहे वेव हो, दोनों में सेम ही रहना है, लेकिन उसमें कंडक्टर हमारे चेंज कर दिए जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, EMF चूंकि सेम ही है तो दूसरा केस का EMF भी उतना ही है। दूसरे केस में अगर हम देखें P जो है चूंकि सेम ही है, 8 ही है, फ्लक्स पर पोल 5 ही रहेगा, N जो है वही रहेगी, N चेंज करने की बात नहीं की गई, अपॉन 60 इंटू Z पूछा गया कितने कंडक्टर की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट केस में जो कंडक्टर है उन्हें मैं कह देता हूं Z', है ना, अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो हम जानते हैं, जब लैप मेथड में कनेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर हो जाते हैं। तो पोल्स की संख्या कितनी है, पोल की संख्या 8, तो पैरेलल पाथ भी कितने हो जाएंगे 8। तो दोनों केस के EMF चूंकि सेम रहेंगे तो दोनों बराबर इक्वल टू पुट कर दिया हमने। तो देखो जरा, N से N कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल है, 60 से 60 कैंसिल है। और अगर हम देखते हैं तो Z' = क्या निकल के आ जाता है, Z' = आ जाता 400 इंटू 8, या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काट देते हैं 4, तो 400 इंटू 4 यानी कि 1600। तो 1600 कंडक्टर यानी कि हमें आवश्यकता होगी। सही बात है। हम जानते हैं वेव मेथड में EMF ज़्यादा जनरेट होता, लैप मेथड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो EMF कम हो जाता, लेकिन हम चाहते हैं समान EMF बनाए रखना, इसीलिए हमें कंडक्टर की संख्या बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कंडक्टर बढ़ने से EMF बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब इसमें नए केस में कंडक्टर कितने चाहिए, 1600 कंडक्टर अगर हम यूज करें लैप मेथड में तो समान EMF समान वोल्टेज जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मिलते हैं आपसे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।